हे गाइस, तो हम लोग पढ़ाए थे मिथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मिथिल अल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो लेकिन उस वीडियो में हमने आपको बताया था मिथिल अल्कोहल क्या होता है। मिथिल अल्कोहल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हमने किया था। ठीक, और उसमें हमने बताया था आपको कुछ विधियां मैंने आपको बताई थी कैसे आप मेथिल अल्कोहल को बनाएंगे। ठीक, लेकिन उसमें हमने ये बताया था कि जब हमें थोड़े मात्रा में मेथिल अल्कोहल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया था, इसके जस्ट पहले वाले में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है जब हमें किसी चीज को बहुत ज्यादा बनाना हो तो उस निर्माण को हम लोग बोलते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा उसका निर्माण करना हो तो उस निर्माण को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक निर्माण। तो आज हम लोग देखेंगे कि मिथिल अल्कोहल का जब औद्योगिक निर्माण करना हो तो कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि औद्योगिक निर्माण के बारे में हमने आपको बताया दिया था कि कैसे बनाया जाता है। बहुत कुछ बता दिया था औद्योगिक निर्माण के बारे में, लेकिन वहां पर चित्र जो था, चित्र बनाना जो था वो आपका रह गया था। आज हम आपको फिर से समझाएंगे कि औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ में आपको हम चित्र भी बताएंगे और इसके बारे में आपको आज डिटेल स्टडी बताएंगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है उससे हम मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इस चीज के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से स्टडी पढ़ेंगे और आज मेथिल अल्कोहल इस वीडियो में आपका हम खत्म कर देंगे। के बाद आपका बचेगा एथिल अल्कोहल, फिर उसके बाद उसके बारे में भी पूरी डिटेल से स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो एल्कोहल, ईथर और फिनाल, ये जो चैप्टर में आपका एल्कोहल वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर इसके जो औद्योगिक निर्माण होता है वो हम लोग करते हैं। इसका औद्योगिक निर्माण के लिए हम लोग लकड़ी का भंजक आसवन विधि से करते हैं। लकड़ी का भंजक आसवन विधि का मतलब होता है कि देखो इसमें कैसे करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक ट्राली लेते हैं। ट्राली का मतलब होता है वो ट्रैक्टर वाला ट्राली नहीं है। ठीक, और यहाँ पर मतलब ट्राली का मतलब होता है वो टंकी होता है ना, टंकी, लोहे का टंकी आप लीजिए। ठीक, और उस टंकी में जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया है कि इस तरह से आपको एक लोहे की टंकी लेना है, और इस टंकी में ये जो छोटे छोटे हमने डाला है, ये जानते हो क्या डाला है, ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आपको क्या करना है, एक टंकी लेना है। आप चाहो तो अपने घर में बना सकते हो मेथिल अल्कोहल, कोई कठिन काम नहीं है, इसको आप बना सकते हो आसानी से। ठीक, इसको करना क्या है, कैसे बनाएंगे आप, इसके बारे में आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। ठीक, देखो आपको लोहे की ट्राली लेना है। ट्राली, इसको ट्राली बोलते हैं, मतलब टंकी यानी लेना है, लोहे की टंकी लेना है। उसमें क्या करना है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना है और छोटे छोटे टुकड़े करके उस टंकी में आपको डाल देना है। ठीक, अब यहाँ पर जब आप डाल देंगे तो अब डालने के बाद अब आप इसको यहाँ से गर्म करिए। ठीक, नीचे से अब इसको आप गर्म करिए। ठीक, अब जब आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप गर्म करेंगे तो ये, लेकिन याद रखना जब आप इसको गर्म करेंगे तो वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी इसमें वायु तनिक भी नहीं होना चाहिए। वायु की अनुपस्थिति में आप इसको गर्म करेंगे, और गर्म कितना करना है, 400 से 500 अंश सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करना है। ठीक, देखो 100 अंश सेल्सियस पर जो आपका पानी होता है वो उबलने लगता है। 100 अंश सेल्सियस पर वो उबलने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब आप 400 से 500 अंश सेल्सियस तक आप गर्म करेंगे तो आपको कितना गर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्योंकि 100 अंश सेल्सियस पर जो आपका पानी होता है वो उबलने लगता है। ठीक, तो आपको जितना गर्म करने पर आपका पानी उबलने लगता है लगभग उसके 4 या 5 गुना आपको और उसको गर्म करना पड़ेगा। तब जाकर आपके जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ तो आपका कोयला बन जाएगा और कुछ जो होगा ये लकड़ी का, जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये वाष्प के रूप में यानी भाप बन जाएगा, और भाप बनकर यानी गैस रूप में ये बन जाएगा। जब गैस रूप में बन जाएगा तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको पूरी तरह से बंद कर देना है और यहाँ से एक नलकी निकाल देना है, एक नली निकाल देना है, और इस नली से यहाँ पर जो भाप बनेगा,
ठीक। इससे जब इसको गर्म करोगे तो जो भाप बनेगा वो भाप यहाँ इस नलकी से इस तरह से आता है, और आने के बाद ये आपका संघनित्र होगा। संघनित्र का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इसको ठंडा कर सके, ठीक। संघनित्र का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं इसको ठंडा करने के लिए, ठीक। इस गैस को, ये जो गैस यहाँ पर जो भाप बना है यहाँ से आएगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको हम लोग ठंडा करेंगे, ठीक। संघनित्र हमारा काम आता है ठंडा करने के लिए। जैसे कि वो फ्रिज नहीं होता है आपके घर में, तो उसी के जैसा ये भी होता है। जैसे फ्रिज में आप किसी भी चीज़ को, पानी हो गर्मी में, आप उसको ठंडा करते हो, ठीक। तो उसी तरह से ये भाप है, और इस भाप यानी ये जो गैस रूप में भाप आपका बना है, इसको यहाँ पर लाने के बाद इसको हम ठंडा कर लेते हैं संघनित्र के द्वारा, ठीक। अब जब ठंडा कर देंगे तो देखो आपको पता होगा कि जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा, ठीक। आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जब कभी भी आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा। द्रव कैसा होता है? पानी के जैसा होता है, ठीक। पानी के जैसा बन जाएगा, यानी पानी क्या होता है? द्रव होता है। तो यानी कि जब आप उसको, गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो वो द्रव रूप में बन जाएगा। जब आप इस भाप को यहाँ से आएगा, इसको आप ठंडा करेंगे तो ये द्रव रूप में हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से खलका खलका करके इस नलकी से आ जाता है। और आने के बाद देखो जो पूरा गैस है वो पूरी तरह से द्रव में मतलब नहीं बन पाता है, मतलब कुछ जो गैस होती है वो मतलब द्रव रूप में नहीं बन पाती है। तो थोड़ा बहुत जो आपका गैस बच जाता है वो यहाँ से हम एक नली निकाल देते हैं ऐसे, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ठीक। ये कास्ट गैसें हैं, इनको हम कास्ट गैसें बोलते हैं। कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, ठीक। तो लकड़ी से ये गैसें बनी है, मतलब लकड़ी को आपने जलाया, गैसें बना, तो इसलिए इसको, ये जो निकल रही गैसें, इनको क्या बोलेंगे? कास्ट गैसें, ठीक। तो यहाँ पर गर्म करने के बाद यहाँ पर ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद यहाँ पर भेज देना है इस चैम्बर में, और यहाँ पर भेजने के बाद यहाँ से कुछ कास्ट जो गैसें द्रव में द्रवित यानी नहीं होती हैं, जो द्रव में नहीं बदलती हैं गैसें, वो यहाँ से निकल जाती हैं कास्ट गैसें, और बाकी जो आपका द्रव होता है वो यहाँ से फिर इस नली के द्वारा हम लोग इस बर्तन में, ठीक, मतलब इस पात्र में, इस बर्तन में इसको हम रख देते हैं, ठीक। यानी कि ये द्रव यहाँ पर आता है और इस बर्तन में हम इन लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इस द्रव को यानी यहाँ पर डाल देते हैं। तो जब डालते हैं तो ये द्रव कुछ देर के बाद, ये आपका ये जो बर्तन में आपने जो द्रव रखा है, द्रव यहाँ से जो आया है, ये द्रव क्या होगा, देर बाद ये क्या होगा, यहाँ से कुछ द्रव जो होगा वो ऊपर हो जाएगा, यानी जो पानी टाइप का होता है वो ऊपर ऊपर हो जाएगा, और नीचे नीचे जो बचेंगे ना वो आपका गाढ़ा गाढ़ा काला रंग का होगा, ठीक। जिसको हम लोग बोलते हैं तार कोल। तार कोल ये आपका टार है, इसको बोलते हैं टार। और टार का मतलब होता है डामर। डामर आपने देखा है कभी? वो डामर क्या होता है? काला काला होता है और गाढ़ा रंग का होता है, ठीक। तो ये डामर के जैसा होता है, और यहाँ पर नीचे 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 ये बैठ जाता है काला काला रंग का, बहुत गाढ़ा होता है। और बाकी जो द्रव आपका होता है वो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पर ऊपर हो जाता है, और डामर जो होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक, बैठ जाता है, अलग अलग यहाँ पर ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका द्रव है इसका नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में होता क्या क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी आपने जो देखा है पायरोलिग्नियस अम्ल, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका मेथिल एल्कोहल होता है, और उसमें मतलब ये सब मिक्स होता है। उस द्रव में क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका मेथिल एल्कोहल, और एक होता है एसीटोन, ठीक, और एक होता है एस्टिक अम्ल। ये 3 चीज़ों का मिश्रण आपका द्रव होता है, ठीक। ये तीनों चीज़ मिले होते हैं, और मिलकर जो आपका जो द्रव रूप में आपने जो अभी देखा है, ठीक, ऐसे ऐसे करके जो द्रव था, इस पायरोलिग्नियस, इसको बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। और इस पायरोलिग्नियस अम्ल में ये तीनों चीज़ मिले होते हैं, ठीक। इस द्रव में तीनों चीज़ मिले होते हैं। एक तो मेथिल एल्कोहल होता है, और एसीटोन होता है, और इसमें एस्टिक अम्ल होता है, ठीक। ये एस्टिक अम्ल है, ये एसीटोन है, ये मेथिल एल्कोहल है, ठीक। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए भैया मेथिल एल्कोहल, हमें ये चाहिए, ठीक, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे थे? मेथिल एल्कोहल। तो हमें तो सिर्फ हमें ये चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई ना कोई जुगाड़ करके इसको बाहर निकालेंगे, ठीक, क्योंकि हमें ये चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से आप मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे,
चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कास्ट गैसें, पायरोलिग्नस अम्ल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी आपको। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि द्रवित न होने वाली गैसें कास्ट गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो गैसें द्रवित नहीं होती यानी द्रव रूप में नहीं बदलती हैं वो कास्ट गैसों के रूप में यहाँ से निकल जाती हैं बाहर। ठीक, तो ये यहाँ पर लिख दिया है कि द्रवित न होने वाली गैसें कास्ट गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं तथा रिटार्ट में, रिटार्ट मतलब होता है आपका जो ट्राली है, ठीक, इस ट्राली में कोयला बच जाता है। ठीक, अब यहाँ पर भंजक आसवन से प्राप्त उत्पाद एवं उनका संघनन। ठीक, अब देखो यहाँ पर संघनन का मतलब होता है जैसे कास्ट गैसें हैं, ये सब क्या होते हैं, पायरोलिग्नस अम्ल में क्या क्या होता है, यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कास्ट गैस, कास्ट गैस में देखो कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं। इस कास्ट गैस में मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक, इन सब का मिश्रण होता है। मतलब ये जो कास्ट गैसें वहां से निकल रही थी उसमें, उस कास्ट गैस में कौन कौन सी गैसें थी, उसमें मीथेन था, ये मीथेन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये नाइट्रोजन है। ठीक, तो ये चारों गैसें इस कास्ट गैस में थी, इन चारों। उसके बाद यहाँ पर है पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या होता है, ये एक तो ये भूरे रंग का द्रव होता है, मतलब ये जो आपका द्रव था इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। ठीक, ये पायरोलिग्नियस अम्ल के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भूरे रंग का द्रव होता है। ठीक, और इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक तो एस्टिक अम्ल हमने आपको बताया था, तो एस्टिक अम्ल इसमें कितना होता है, 9 से 10% एस्टिक अम्ल इसमें होता है। और उसके बाद मेथिल अल्कोहल होता है 2 से 2.5%, और एसीटोन जो होता है 0.1 से 0.5 इतने परसेंट तक एसीटोन होता है। बाकी जो बचता है वो आपका जल कहलाता है। ठीक, जो आपका बचता है यानी वो जल होता है। ठीक, तो हमने देखा था अभी कि इसके अंदर एस्टिक अम्ल था, मिथिल अल्कोहल था, एसीटोन था। ठीक, तो कितने परसेंट थे, एस्टिक अम्ल 9 से 10% है, और मिथिल अल्कोहल इसके अंदर 2 से 2.5% है, और एसीटोन जो है 0.1 से 0.5% इतने परसेंट इसके अंदर एसीटोन होता है। ठीक, अब हमें तो चाहिए सिर्फ मिथिल अल्कोहल, हमें तो मिथिल अल्कोहल चाहिए। अब हम पायरोलिग्नियस अम्ल से मिथिल अल्कोहल को बनाएंगे। तो देखो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल बनाने से पहले आप कास्ट टार जान लीजिए। जो आपका कास्ट टार, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी का जो टार था, टार मैंने आपको जो बताया था कि काला काला रंग का गाढ़ा नीचे बन जाता है, वो क्या होता है, ये अम्ल के नीचे गाढ़े काले रंग की परत बन जाता है और जिसमें एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद कोयला, कोयला क्या होता है, कोयला रिटार्ट में जो बचता है वही कोयला कहलाता है। ठीक, ये ईंधन के काम में आ जाता है। ठीक, तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपका जो द्रव था, उस द्रव को, उस द्रव में क्या क्या होता है, एसीटोन होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, और आपका क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। ठीक, तो हमें तो उसमें मेथिल अल्कोहल चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं मेथिल अल्कोहल। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। चलिए अब देखो मेरे भाई, इसको पढ़ने से पहले आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ। ठीक, तो पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम आपको लिखने के लिए भी दे देंगे। ठीक, देखो सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले जो हमें पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, पायरोलिग्नियस जो आपका अम्ल है, पायरोलिग्नियस पायरोलिग्नियस अम्ल, ये आपका गलत है, ऐसे नहीं लिखना। ठीक, पायरोलिग्नियस अम्ल आपको ऐसे लिखना है, पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक, पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक, इस पायरोलिग्नियस अम्ल को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको गर्म कर देना है। ठीक, इस पायरोलिग्नियस को जो आप गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, कोई द्रव है, द्रव को जब आप गर्म करेंगे वो क्या होगा, आपको पता है, भाप बन जाएगा। भाप मीन्स गैस रूप में हो जाएगा, गैस मतलब वाष्प कह सकते हो। ठीक, तो ये वाष्प बन जाएगा, वाष्प मतलब गैस बन जाएगा, गैस रूप में हो जाएगा। ठीक, तो जब द्रव को आप गर्म करते हो तो क्या होता है, गैस रूप में बन जाता है। अब हमको क्या करना है, इस वाष्प को लेना है, और लेने के बाद जो आपका बुझा चूना होता है, बुझा चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका बुझा चूना। आपको
इसको सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो आपका वाष्प मिलेगा, इस वाष्प को आपको बुझे चूने में डाल देना है। जब आप इसको बुझे चूने में डाल देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें थी। एक तो आपका था एसिटिक अम्ल था, ठीक, एसिटिक अम्ल था, और उसके बाद मेथिल अल्कोहल था, उसके बाद भी आपका एसीटोन था, ठीक, आपका था एसीटोन। 3 चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका वाष्प को जब आप बुझे चूने में डालते हैं, ठीक, तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और एसीटोन ये दोनों तो आपके चूना, ये जो चूना है, बुझा चूना है, इससे ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक। आपका यहाँ पर ये जो एसिटिक अम्ल है, ये इस बुझे चूने के साथ रिएक्शन, जब आप इसको यानी वाष्प को इसमें डालेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पर जो आपका इसके अंदर जो आपका एसिटिक अम्ल है यही इससे रिएक्शन करता है, ठीक। अब ये जब इसके साथ रिएक्शन कर देता है तो ये एसिटिक अम्ल जो आपका होता है ये यहाँ से निकल जाता है, और किस रूप में निकलता है, कैल्शियम एसिटेट के रूप में यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक। तो देखो हमें इसमें 3 चीजें थी, तो हमको तो भैया क्या चाहिए, हमको तो चाहिए मेथिल अल्कोहल, यानी इन दोनों चीज़ों को बाहर निकालकर हमें पीछा इनसे दोनों से छुड़ाकर हमें तो चाहिए मेथिल अल्कोहल, ठीक। हमें इनको सबको निकालकर हमें तो ये चाहिए, ठीक। तो एक चीज़ तो यहाँ से जब आपने बुझा चूना में डाला तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके कैल्शियम एसिटेट के रूप में निकल जाएगा। कैसे रिएक्शन करेगा अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखो ये इसके रूप में तो निकल जाएगा, ठीक। इसका तो काम समाप्त हो गया। बचा इसके अंदर एसीटोन बचा और मेथिल अल्कोहल बचा, ये 2 चीजें बची। अब इसको पहले समझिए कि ये जो आपका एसिटिक अम्ल है ये कैसे बुझा चूने के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ से अलग हो जाता है। देखो सबसे पहले एसिटिक अम्ल देखिए, देखो एसिटिक अम्ल के 2 अणु होते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक। इसके 2 अणु यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक। एसिटिक अम्ल के 2 अणु क्या कहते हैं, बुझा चूना आपका क्या होता है, देखो ये आपका बुझा चूना होता है, ठीक। OH कितने हैं, 2 OH हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए हम इस OH को ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ताकि आप रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएं, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन जब कैसे करता है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तोड़ने के बाद यहाँ से ये जो OH है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तो यहाँ से ये H और ये OH, यहाँ इसी तरह से यहाँ पर भी ये आपका OH, ये आपका H, ठीक। तो ये OH देखो यहाँ पर एक H यानी 2 H और एक या O, ठीक। तो क्या बन गया आपका जल, ठीक। तो जल के 2 अणु हो जाएंगे, ठीक, H2O, यहाँ से H2O बन जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक ये आपका जल, एक आपका ये जल का अणु, यानी जल के 2 अणु यहाँ पर बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आपका बचा है CH3 और उसके बाद CCOO, ठीक। देखो यहाँ पर यानी कि ये जो आपका बचा है ये इसको बोलते हैं एसीटेट, ठीक। ये आपका एसीटेट कितने हैं, 1 2, यानी 2 एसीटेट हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस इनटू यहाँ पर एक आपका C बचा है यानी कैल्शियम बचा है Ca, ठीक। तो ये आपका C यहाँ पर ऐसे जुड़ जाता है, ठीक। तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसिटेट, ठीक। तो जब आप पायरोलिग्नियस अम्ल का वाष्प जब आप बुझे चूने में डालते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर उसके अंदर जो एसिटिक अम्ल होता है वो बुझे चूने के साथ कैल्शियम एसिटेट बनाकर अलग हो जाता है, ठीक। अब ये अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद अब देखो इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक ये आपका बचेगा यानी एसीटोन बचेगा और मेथिल अल्कोहल बचेगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अब इसका प्रभाजी आसवन कर देंगे, ठीक। जब प्रभाजी आसवन कर देंगे तो यानी कि 56 अंश सेल्सियस पर हमें एसीटोन मिल जाएगा और 65 अंश सेल्सियस पर हमें मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। चलिए मैं आपको अच्छे से इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो अगर आपको नोट्स बनाना है तो जिस तरीके से हमने लिखा है इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। देखो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में सबसे पहले आपको क्या करना है, पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करना है। प्रवाहित का मतलब होता है उसमें आपको यानी कि जो चूने का पानी होता है उसमें आपको पायरोलिग्नियस अम्ल का जो वाष्प है उसको आपको लेकर ढेल देना है, ठीक। जब आप उसको प्रवाहित कर देंगे यानी ढेल देंगे तो एसिटिक अम्ल
कैल्शियम एस्टेट के रूप में पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। कैसे हुआ मैं आपको अभी रिएक्शन करके बताया, ठीक। तो यानी कि जो एस्टिक अम्ल होता है वो कैल्शियम एस्टेट के रूप में अलग हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद कहते हैं कि बची हुई वाष्प जो है उसको संघनित, ये संघनित्र का मतलब होता है उसको ठंडा करना है, ठीक। जो वाष्प बचेगा उसको आपको संघनित्र में ठंडा करना है, और जब ठंडा करेंगे तो वो आपका एक विलयन बन जाएगा। विलयन मतलब होता है द्रव रूप में आपका विलयन बन जाएगा। तो उस विलयन को बिना बुझे चूने के साथ 1 से 2 दिन तक आपको रखना है, तो उसके अंदर जो जल होगा वो अलग हो जाएगा, यानी पृथक हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पायरोलिग्नियस अम्ल लेना है, उसको आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर इसका जो वाष्प होता है, ठीक, तो इसका ये द्रव रूप में है पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक। वही स्टेप है आपका, पायरोलिग्नियस अम्ल है, इसको जब गर्म करेंगे ये आपका वाष्प बन जाएगा। वाष्प को आपको बुझे चूने में लेकर ढील देना है, तो आपका एसीटेट जो आपका एस्टिक अम्ल है वही सिर्फ चूने के पानी के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम एस्टेट के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये इससे तो पीछे हमें छूट गया, ठीक। अब हमें चाहिए, अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर बचा इसके अंदर क्या, इसके अंदर बचा है एसीटोन बचा है और मेथिल अल्कोहल बचा है, ठीक। तो एसीटेन मेथिल अल्कोहल इन दोनों का प्रभाजी आसवन कर देना है। जब आप प्रभाजी आसवन कर देंगे यानी इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको 56 अंश सेल्सियस पर जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर से जो एसीटोन होगा वो निकल जाएगा, बचेगा हमारा क्या, मेथिल अल्कोहल, ठीक। तो मेथिल अल्कोहल पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, तो अगर आप इस मेथिल अल्कोहल को 65 अंश सेल्सियस पर आप गर्म करते हैं तो ये मेथिल अल्कोहल शुद्ध रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका पायरोलिग्नियस अम्ल है उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद वाष्प रूप में बन जाएगा। तो वाष्प को उसके यानी कैल्शियम पायरोलिग्नियस अम्ल का जो वाष्प है उसको क्या करना है, आपको बुझे चूने में ले जाकर ढील देना है। ढीलने के बाद वो जब रिएक्शन करेगा तो वहां से जो एस्टिक अम्ल होता है वो बुझे चूने के साथ कैल्शियम एस्टेट के रूप में अलग हो जाता है, निकल जाता है। बचता है दो चीज बचता है, एक तो एसीटोन बचता है और मेथिल अल्कोहल बचता है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर इसका प्रभाजी आसवन कर देते हैं, ठीक। जब प्रभाजी आसवन कर देते हैं यानी इसको जब गर्म करते हैं तो 56 अंश सेल्सियस तक जब आप गर्म करेंगे इन दोनों को, तो जो इसके अंदर स्टोन होगा वो निकल जाएगा, ठीक। बचेगा आपका मेथिल अल्कोहल। हमें तो यही चाहिए, हमें तो मेथिल अल्कोहल ही चाहिए, ठीक। तो अगर आपको एकदम प्योर यानी एकदम शुद्ध आपको मेथिल अल्कोहल चाहिए तो उस मेथिल अल्कोहल जो बचेगा आपका मेथिल अल्कोहल उसको 65 अंश सेल्सियस तक आप उसको गर्म कर दीजिए, तो आपको एकदम शुद्ध मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इस पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा लिख दिया है कि प्रभाजी आसवन करने पर 65 अंश सेल्सियस पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसमें अशुद्धियां भी होती हैं। अब अशुद्धियां हैं तो अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे, तो उसके यानी शोधन का मतलब होता है अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक, शोधन करते हैं। तो शोधन जब करेंगे तो ये जो अशुद्धि मेथिल अल्कोहल है उसको वो क्या होता है, वो निर्जल CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर एक ठोस प्राप्त होता है, जिसे गर्म कर दोगे तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, इस निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये ठोस रूप में बन जाता है, और ठोस रूप में यानी कि ये जो है ये इसके साथ योगात्मक अपक्रिया बना लेता है, यानी इसके साथ ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये एक ठोस रूप में बन जाता है, ठीक। और फिर इस ठोस रूप में बन जाता है, इसको फिर से जब गर्म करेंगे, ठीक, तो हमें शुद्ध मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है आपको जो वहां पर 65 अंश सेल्सियस पर जो आपको मेथिल अल्कोहल मिलेगा, आप उसको सीधे से तो उसका प्रभाजी आसवन कर दीजिए। जब आप प्रभाजी आसवन कर देंगे तो आपको शुद्ध मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। कैसे मिलता है वो चीज मैंने आपको लिख कर बताया है कि जब ये इसके साथ निर्जल यानी निर्जल जब आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब आप इसका क्रिया कराएंगे मेथिल अल्कोहल का, जो आपको 65 अंश सेल्सियस पर मिलता है वो एक ठोस रूप में बन जाता है। फिर आप उसको गर्म करेंगे थोड़ा सा यानी और गर्म करेंगे तो वो शुद्ध मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अब चलिए पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण क्या है, किसका भौतिक गुण है, मेथिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण है,
ये रंगहीन स्पिरिट जैसी गंधयुक्त उदासीन द्रव होता है, मतलब इसका कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। स्पिरिट जैसी गंधयुक्त और थोड़ा से गंध भी होता है इसमें, ठीक। तो गंधयुक्त उदासीन द्रव होता है और ये विषैला होता है, ठीक। पीने से व्यक्ति पागल या अधिक पीने से मृत हो सकती है। देखो मेथिल अल्कोहल को आपको भाई पीना नहीं है, ठीक। सिर्फ आपको बना लेना है, पीना नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो देखो थोड़ा बहुत पिएंगे तो पागल हो सकते हैं, ठीक। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मेथिल अल्कोहल को पी जाते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। देखो मेथिल अल्कोहल जो होता है, आपका जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में भी मेथिल अल्कोहल थोड़ा सा मिलाया होता है, उसमें भी थोड़ा सा मिला दिया जाता है। मेथिल अल्कोहल का यूज पेट्रोल में भी कर दिया जाता है, ठीक। और मेथिल अल्कोहल देखो क्या होता है, ये इसकी जो गंध होती है वो कैसे, यानी कि शराब के जैसी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। जल में भी विलय होता है और भी जितने कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये विलय होता है। विलय होने का मतलब ये उसमें घुल जाता है, ठीक। तो ये इसके भौतिक गुण है। अब इसके बाद इसके कुछ रासायनिक गुण होंगे, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखो इसके रासायनिक गुण में सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है धातुओं से क्रिया, यानी कि जब मेथिल अल्कोहल धातु से क्रिया करता है तो वो किस प्रकार का यौगिक या फिर किस प्रकार का यौगिक बना लेता है, तो ठीक इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी तो अब हम यानी यहाँ पर जानेंगे कि जब धातु के साथ मेथिल अल्कोहल क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, ठीक। तो विद्युत धनी धातुओं के साथ मेथॉक्साइड बनाता है तथा H2 मुक्त होता है, ठीक। तो यानी विद्युत धनी जो धातु होते हैं उनको तो उनके साथ मेथॉक्साइड बना लेता है और H2 जो होता है उसके अंदर जो H2 होता है उसको गायब कर देता है, यानी मुक्त कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। अब कैसे एक धातु के साथ क्रिया करता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, मेथिल सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथिल हमने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि जब मेथिल अल्कोहल किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर कोई धातु मैंने ले लिया, जैसे मान लिया सोडियम मैंने ले लिया, ये आपका एक धातु है, ठीक। इसको ले लिया तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, ठीक। तो देखो इसके साथ ये कैसे क्रिया करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको समझने के लिए आपको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका है, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा होता है और ये आपका सोडियम हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से ये जो आपका H है ये यहाँ से बॉन्ड अपना तोड़ देता है, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया कि जब ये इसके साथ जब क्रिया करता है तो ये मेथॉक्साइड बना लेता है और यहाँ से जो H2 होता है इसको बाहर कर देता है, इसको मुक्त कर देता है। तो ये अब H2 जो है ये अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ पर ये H2 रूप में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। और ये अपना बॉन्ड तोड़ चुका है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के पास एक जगह खाली हो चुका है, तो ये सोडियम इसके पास आकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO और यहाँ पर Na आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये देखो CH3 और ये O, ये जो आपका होता है कौन सा ग्रुप होता है, ये मेथॉक्साइड ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेथॉक्साइड, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर इस मेथॉक्साइड के साथ सोडियम जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक। ये आपका हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। और यहाँ पर आपका H2 जो है ये आपका अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, तो इसको 1/2 से आप इसको गुणा कर दीजिए, आपका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये मेथिल अल्कोहल यानी सोडियम किसी भी धातु के साथ इस तरह से क्रिया करता है, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम हो जाइए, कोई और धातु आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये जब इसके साथ क्रिया करता है तो ये मेथॉक्साइड बना लेता है और H2 जो होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। उसके बाद दूसरा है एसिटिलीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीकरण, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक जो क्लोराइड होता है या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके मेथिल एसिटेट देता है। यानी जब आपका मेथिल अल्कोहल जो होता है वो एसिटिक क्लोराइड
या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मेथिल एस्टेट बनाता है। ठीक, तो देखो कैसे ये रिएक्शन करता है, ये कैसे क्रिया करता है इसके साथ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ सूत्र कैसे आपको बनाना है। ठीक, देखो इस हमने यहाँ पर क्या बताया, एसिटिक क्लोराइड, यहाँ पर एक शब्द आया था एसिटिक क्लोराइड। ठीक, एसिटिक क्लोराइड क्या होता है, देखो एसिटिक क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। देखो एसिटिक जो समूह होता है, सबसे पहले आप इसको तो याद रख कर लीजिए कि एसिटिक जो समूह होता है, एसिटिक समूह जो होता है, एसिटिक जो समूह होता है वो होता है CH3CO, ये आपका होता है एसिटिक समूह। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एसिटिक समूह होता है। ठीक, अब हमने बोला क्लोराइड, तो एसिटिक क्लोराइड मतलब Cl लगा दो, ये आपका क्लोरीन होगा। ठीक, तो क्लोरीन जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्लोराइड बन जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा, ये आपका एसिटिक है, एसिटिक है, ये क्लोराइड हो गया, तो एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ठीक, ये होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने कहा कि जब मेथिल अल्कोहल एसिटिक क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मेथिल एस्टेट बनाता है। ठीक, चलिए मैं आपको ये रिएक्शन समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे मेथिल अल्कोहल। ठीक, मेथिल अल्कोहल की क्रिया हमके किसके साथ कराना है, देखो हमें इसकी जो क्रिया है वो कराना है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होगा आपका CH3CO और उसके बाद यहाँ पर Cl होता है। ठीक, इसकी क्रिया इसके साथ कराना है, या फिर हाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड क्या होता है आपका, सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है एनहाइड्राइड। तो आप इसके साथ कराएं या फिर इसके साथ कराएं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, यानी Cl यानी जो क्लोरीन आपका ये यहाँ पर बॉन्ड तोड़ देता है, और यहाँ से ये जो H है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। अब देखो इसके अभी तक तो इसके साथ ये H बॉन्ड जब बनाया था तो इसके पास किसी भी तत्व को, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन को जुड़ने के लिए या फिर किसी भी चीज को जुड़ने के लिए इसके पास स्थान नहीं था, क्योंकि इसके पास देखिए स्थान जो था वो सब फुल था। जैसे कि एक बेंच पर 4 लोग बैठे हैं, तो अभी तो 4 लोग बैठे हैं, तो आपका बेंच पर किसी और के बैठने के लिए जगह खाली नहीं है। अब अगर एक लोग खड़े होंगे बेंच से और खड़े होकर चल देंगे या खड़े हो जाएंगे, तो उस बेंच पर 3 लोग हो जाएंगे, तो एक लोग को बैठने के लिए वहां पर जगह खाली हो जाएगा, क्योंकि एक लोग वहां से उड़ चुके हैं। ठीक, तो वहां पर कोई और बैठ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पहले तो H बॉन्ड जब बना था तो यहाँ पर इसके पास स्थान खाली नहीं था जुड़ने के लिए। अब यहाँ से जब H बॉन्ड अपना तोड़ देगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास जगह खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन भी इसमें अपना बॉन्ड तोड़ देता है, और ये दोनों देखो इस H के पास भी एक यानी स्थान खाली हो चुका है, Cl के पास स्थान खाली हो चुका है, तो ये दोनों आपस में जोड़कर बना लेंगे, क्या बना लेते हैं यहाँ पर ये बना लेते हैं HCl। ठीक, ये बना लेंगे HCl। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर CH3O बचा है और यहाँ पर CH3CO बचा है। देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास स्थान देखो यहाँ पर खाली हो चुका है, यहाँ पर ये क्लोरीन आपका हटा है, तो यहाँ पर एक स्थान जुड़ने के लिए खाली हो चुका है। और इसके पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है, तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक स्थान खाली हो चुका है जुड़ने के लिए। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आता है और इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है CH3CO, और इसके पास स्थान खाली है, देखो यहाँ पर खाली है जुड़ने के लिए, यहाँ पर क्लोरीन था लेकिन ये हट चुका, अपना बॉन्ड तोड़ चुका है यहाँ पर, तो ये आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये ऐसे जुड़ जाता है और ये हो जाता है CH3Cl3। ठीक, तो ये आपका होता है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट है। ठीक, ये यहाँ पर मेथिल एसीटेट बना लेता है। ठीक, तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया है कि मेथिल अल्कोहल को जब आप एसिटिल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो वो
तो वो मेथिल एस्टेट बनाता है या देता है। ठीक, तो ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगली रिएक्शन बताता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन में जो OH, यानी कि यहाँ पर OH जो बंद होंगे इसकी अब क्रियाएं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेथिल क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका मेथिल एल्कोहल ये होता है। तो एक बार हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ H हट रहा था, और अब की हम लोग क्या पढ़ेंगे कि OH समूह की अब क्रियाएं पढ़ेंगे, यानी ये पूरा हटेगा। ठीक, यहाँ पर जब रिएक्शन ये करेगा, अभी तक केवल H हट रहे थे, देखो यहाँ पर H हटा था। ठीक, ऐसे ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ पर पूरा OH समूह ही हट जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जब रिएक्शन होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं OH समूह की अवक्रियाएं। ठीक, वही है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाता है। देखो जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये मेथिल नाइट्रेट बनाता है। ठीक, तो कैसे बनाता है, देखो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक, तो मेथिल एल्कोहल की जब क्रिया किसके साथ कराते हैं, जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ये मेथिल क्या बनाता है, मेथिल नाइट्रेट बनाता है। देखो यहाँ पर कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ से ये जो H है ये हटेगा, और यहाँ से देखो 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक HA एक HA। ठीक, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन, एक HA एक HA। ठीक, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर CH3CO, और यहाँ पर देखो H आपका बॉन्ड तोड़ चुका है, ऑक्सीजन 3 थे, 1 ऑक्सीजन निकल चुका है, 2 ऑक्सीजन बचे, तो NO2 ये बचा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर H ये निकल चुका है, ये H निकल चुका है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन भी निकल चुका है, तो जल बना लिया है। यहाँ पर NO2 बचे, तो NO2 यहाँ पर हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक, ये है आपका मिथिल नाइट्रेट। क्या ये मिथिल नाइट्रेट है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हैलोजन अम्लों से क्रिया, यानी कि जब हैलोजन अम्ल जो होते हैं उनसे जब क्रिया करता है मेथिल एल्कोहल तो क्या बनाता है, तो यहाँ पर देखिए मेथिल हाइलाइड बनाता है। ठीक, जब यानी हैलोजन से क्रिया करेगा मेथिल एल्कोहल, जब हैलोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मेथिल हाइलाइड बनाता है। कैसे बनाता है, चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये आपका होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो आपका मेथिल एल्कोहल है इसकी अब क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, हैलोजन अम्ल के साथ। हैलोजन अम्ल क्या होता है, जैसे कि HCl आपका हैलोजन अम्ल है। ठीक, तो इस हैलोजन अम्ल की क्रिया इसके साथ जब कराएंगे, ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन कराना है, और किसकी उपस्थिति में इसको आपको गर्म करना है, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। ये आपका क्या होता है, निर्जली कारक होता है, यानी इसकी उपस्थिति में अगर आप किसी भी रिएक्शन को कराते हैं यानी इसको गर्म करते हैं। ठीक, इन दोनों को मिलाकर जब आप गर्म करेंगे इसकी उपस्थिति में, तो देखो ये निर्जली कारक होता है, मतलब इसमें से जल पक्का ये हटा देता है। ठीक, इसका काम ही है कि ये जल यहाँ से हटा देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये OH समूह जो आपका पूरा है ये यहाँ से अपना बॉन्ड पूरा तोड़ देता है, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, तो ये OH और ये H ये क्या बना लेगा, ये एक साथ जुड़कर बना लेता है जल। ठीक, और यहाँ पर CH3 बचा। ठीक, और यहाँ पर ये Cl है। ठीक, तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल, और ये आपका मेथिल क्लोराइड है। ठीक, ये आपका मेथिल क्लोराइड है और ये आपका जल है। ये आपका हैलोजन अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक, और ये आपका मेथिल एल्कोहल है। ठीक, ये आपका है मेथिल एल्कोहल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिखा है अमोनिया से क्रिया। ठीक, तो देखिए जब अभी तो हमने पढ़ा कि हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करा के ये मेथिल हाइलाइड बनाता है, जैसे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बनाया था। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि अमोनिया से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये जब अमोनिया से क्रिया करता है तो मेथिल एमीन बनाता है। ठीक,
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मेथिल एमीन बनाता है। ठीक, देखो ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक, और उसके बाद अमोनिया क्या होता है, NH3, ये अमोनिया होता है। ठीक, तो ये जब इसके साथ क्रिया करता है तो यहाँ से इस अमोनिया से देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा तो ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से ये जो OH समूह है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। ठीक, तो ये अपना अलग हो जाएगा, OH समूह अपना बॉन्ड तोड़ कर ये अलग हो जाता है, यहाँ से एक H अलग हो जाता है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेते हैं H2O बना लेता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर Cl के पास स्थान खाली हो चुका है, और यहाँ पर NH2, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट चुका है, NH2 ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये CH3 और यहाँ पर NH2 ये आपका बन जाएगा मिथिल एमीन। इसका नाम देखो, ये क्या है मिथिल, ये क्या है NH2 क्या है, एमीन है। ठीक, तो ये आपका नाम हो जाएगा मिथिल एमीन। ठीक, ये आपका मिथिल एमीन है। ठीक, और ये आपका अमोनिया है, ये आपका मिथिल एल्कोहल है। ठीक, तो देखो अमोनिया से जब क्रिया करता है तो मिथिल एमीन बना लेता है। हमने आपको ये रिएक्शन समझा दिया। ठीक, अब इसके बाद अभी तो हमने पढ़ा था कि जब OH समूह, अभी तक किसकी अपक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, OH समूह की अपक्रिया पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे संपूर्ण एल्कोहल की अपक्रियाएं। OH समूह अपक्रियाएं कैसे थी कि सिर्फ वहां से OH समूह ही, जैसे यहाँ से OH समूह ही रिमूव होगा। ठीक, अब यहाँ पर संपूर्ण एल्कोहल की अपक्रियाएं कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर जो मेथिल एल्कोहल होता है, अब इसमें से कोई भी हट सकता है, OH हट सकता है या फिर यहाँ से H हट सकता है। ठीक, अब जो अब क्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कोई भी यहाँ से हट सकता है, समझ लो ना आप। यहाँ से CH3 में या फिर OH में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं में भी परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं संपूर्ण एल्कोहल की अपक्रियाएं। इसमें सबसे पहला होता है निर्जलीकरण। देखो निर्जलीकारक के साथ जब आप गर्म करेंगे तो मेथिल एल्कोहल निम्न अपक्रियाएं देता है। सबसे पहला, अगर आप निर्जलीकारक में सांद्र H2SO4 के साथ साधारण ताप पर कराते हैं तो वो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ जब आप इसको गर्म करेंगे, सामान्य ताप पर इसको जब गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक, देखो ये आपका है मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको इसको H2SO4, ठीक, सांद्र H2SO4 ये आपका कैसा होगा, कंसंट्रेट H2SO4 होगा। इसके साथ जब आप इसको गर्म करेंगे, ये गर्म का चिन्ह है। ठीक, जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, ये और यहाँ पर ये जो H2SO4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, जब इसको हम गर्म करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो H है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, और ये वाला जो H है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये OH समूह पूरा आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक, ये अपना यहाँ से H सिर्फ अपना बॉन्ड नहीं तोड़ता है, यहाँ पर OH समूह ही पूरा यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देता है, और यहाँ से H अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये इसके साथ जुड़कर बना लेता है जल। ठीक, सबसे पहले तो ये इसके साथ बना लेता है जल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर CH3 बचा और यहाँ पर HSO4 बचा। ठीक, CH3 बचा, उसके बाद HSO4 बचा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो आप समझ गए ना, यहाँ से OH समूह अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा और यहाँ से H अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये इसके साथ में जल बना लेता है। बाकी बचता है CH3 और यहाँ पर HSO4 बचता है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये बन जाता है CH3 HSO4। ये क्या है, मिथिल। ठीक, इसका नाम कैसे बताओगे, मिथिल। और इसके बाद इसको मेथिल बाइसल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक, या फिर मेथिल, H मतलब हाइड्रोजन, आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन, और इसके बाद HS यानी SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर मेथिल बाइसल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक,
और ये आपका है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण का तो मतलब ही होता है कि किसी चीज से जल, देखो जैसे कि मान लिया आपका मिथिल अल्कोहल है, तो मिथिल अल्कोहल के अंदर जितना भी जल की मात्रा है उसको हटा देना निर्जलीकरण होता है। ठीक, निर्जलीकरण का मतलब होता है निर्जल, निर्जल का मतलब जिसमें से जल को आप हटा दो उसका निर्जलीकरण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर निर्जलीकरण जो होता है, जब आप मेथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं निर्जली कारक के साथ, तो मेथिल अल्कोहल निर्जलीकरण जब करता है तो वो कई प्रकार से करता है। तो वहां पर सबसे पहले है कि सांद्र H2SO4 के साथ जब साधारण ताप पर करेगा तो ये मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। ठीक, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 140 अंश सेल्सियस पर जब मेथिल अल्कोहल की अधिकता में, मेथिल अल्कोहल की यानी अधिकता होगी, तो H2SO4 के साथ ये डाई मिथिल ईथर बनाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना 140 अंश सेल्सियस होगा। ठीक, ताप कितना यानी गर्म कितना आपको करना है, 140 अंश सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। तो मेथिल अल्कोहल की अधिकता यानी मेथिल अल्कोहल को थोड़ा ज़्यादा आपको डालना है, तब ये H2SO4 के साथ में क्या बनाता है, डाई मिथिल ईथर बनाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, जल आपका बाहर हुआ। ठीक, यहाँ पर देखिए जल आपका बाहर हुआ। ठीक, अब यहाँ पर जब 140 अंश सेल्सियस पर आप इसको गर्म करोगे तो भी यहाँ से H यानी आपका जो H2O है यानी जल है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पर इसका निर्जलीकरण हो रहा है। ठीक, निर्जलीकरण का मतलब आप समझ रहे हो ना, जल बाहर हो जाना। ठीक, इस बार हम लोग क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल की अधिकता होगी, मतलब मेथिल अल्कोहल को हम इसके 2 अणु लेंगे। ठीक, मतलब ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक, एक अणु ये हो गया, एक ये, मतलब मेथिल अल्कोहल के हम 2 अणु लेंगे और इसको क्या करना है हमें H2SO4 के साथ 140 अंश सेल्सियस तक गर्म करना है। ठीक, इसके साथ में इसको 140 अंश सेल्सियस तक आप इसको गर्म करिए। ठीक, जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से जो H है, यहाँ से जो OH है ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ से ये जो H है, ठीक, इस मेथिल अल्कोहल में जो H बॉन्ड है ये अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये H और ये OH ये अपने साथ में क्या बना लेता है, जल बना लेता है। देख लीजिए इसका निर्जलीकरण हो गया यानी जल बाहर हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, CH3 और O, और यहाँ पर उसके बाद में ये ऑक्सीजन है। ठीक, और यहाँ पर ये CH3 जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक, तो CH3 और उसके बाद यहाँ पर OCH3। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर इसका नाम कैसे बताना है, ये मेथिल ये मेथिल। जब मैंने बताया था कि एक कोई चीज एक हो उसको मोनो बोलते हैं, कोई चीज 2 हो उसको डाई बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 2 यानी 2 मेथिल है तो क्या बोलेंगे, डाई मेथिल। और जब O के इस और ईथर कहलाता है। ईथर कब कहलाता है, जब यहाँ पर जैसे O लिखा हो और इसके इस पार भी बॉन्ड लगा हो, इस पार भी बॉन्ड लगा हो, और इधर में एल्किल हो, इधर भी एल्किल हो, तो ये ईथर कहलाता है। ठीक, समझ गए ना आप ईथर क्या होता है। तो ये देखो इसी तरह से ये जो CH3 आपका एल्किल है यानी मेथिल नाम इसका है, और ये भी एल्किल है, तो दोनों तरफ एल्किल लगे हुए हैं, इसका मतलब ये ईथर है, तो हम कह सकते हैं डाई मिथिल ईथर। आप समझ गए ना। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन करना था। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं करना था, यानी कि इसका मेथिल अल्कोहल की अधिकता लेना थी। ठीक, इसमें यानी मेथिल अल्कोहल के 2 अणु लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 की उपस्थिति में 140 अंश सेल्सियस पर आप इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जल जो होता है वो निकल जाता है, क्योंकि इसका हम निर्जलीकरण कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH3O और यहाँ पर CH3 ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा डाई मिथिल और ये हो जाएगा ईथर। ठीक, चलिए अब मैं आपको अगला रासायनिक गुण बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखा है, देखो आपने वहां पर क्या पढ़ा था कि निर्जलीकरण इसका जो होता है वो कई तरह से होता है। देखो अगर आप सामान्य ताप पर यानी
सामान्य ताप पर अगर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को मतलब मेथिल अल्कोहल को जब आप गर्म कर रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वो दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। जब उसको 140 अंश सेल्सियस पर आप गर्म कर रहे हो तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। अब इस बार हम 250 अंश सेल्सियस पर निर्जल Al2O3 यानी एल्यूमिना, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर निर्जल H2SO4 था और यहाँ पर निर्जल Al2O3 है। एल्यूमिना के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो डाई मेथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई मेथिल। देखो प्रोडक्ट वही बन रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ आपका निर्जल दूसरा रख दिया गया है और इसका 250 अंश सेल्सियस कर दिया गया है इसका ताप। ठीक, तो देखो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर ही समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पर CH3OH है, CH3OH है, यानी इसकी अधिकता है, मतलब इसके 2 अणु हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो H है ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ पर ये OH अपना बॉन्ड तोड़ देगा। देखो सेम प्रोसेस इसमें भी है, ये भी अपना बॉन्ड तोड़कर इस तरह से जल बना लेता है और उसके बाद जो बचता है बाकी ये आपका डाई मेथिल ईथर कहलाता है। ठीक, तो आप समझ गए ना। चलिए मैं आपको तीनों को कंबाइन करके समझा देता हूँ। तो देखो निर्जलीकरण में क्या होता है, जब आप सामान्य ताप पर मेथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से एक H अपना बॉन्ड तोड़ देता है और यहाँ से ये OH अपना बॉन्ड तोड़ देता है। तो ये H ये OH क्या बना लेता है, सबसे पहले जल बना लेता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बचा CH3OH, तो यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ ही चुका है, तो यहाँ पर HSO4 बचा, तो यहाँ पर HSO4 हो जाएगा। ये जब होता है जब आप सामान्य ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, निर्जलीकरण है, कई प्रकार से कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहला प्रकार यही है कि ऐसे इस तरह से निर्जलीकरण हो जाता है इसका। ठीक, दूसरा होता है कि जब आप इसको जब आप मेथिल अल्कोहल की अधिकता में, यानी मेथिल अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा मिला देते हो, तो जब आप इसको गर्म करते हो 140 अंश सेल्सियस पर H2SO4 के साथ, ठीक, तो ये क्या होता है, तो यहाँ से ये जो H है और ये OH है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है और बना लेता है जल। ठीक, तो ये यहाँ पर बन जाता है H2O यानी जल बन जाता है और यहाँ पर CH3, यहाँ पर O बचा है और ये CH3। ठीक, तो ये बना लेता है, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक, और तीसरा जो है आपका वो कर देता है इसको भी, ये भी देखो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल की अधिकता इसमें भी होगी, लेकिन ये भी, ये देखिए ये भी निर्जल किसके साथ, किसकी उपस्थिति में करता है, निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में करता है। ये क्या है, एल्यूमिना है। ठीक, इसका नाम है एल्यूमिना। लेकिन यहाँ पर ताप कितना होगा, 250 अंश सेल्सियस तक जब आप इसको गर्म करोगे, इस यानी मेथिल अल्कोहल को थोड़ा ज़्यादा लेकर जब आप इसको 250 अंश सेल्सियस तक आप गर्म करोगे इसकी उपस्थिति में, तो देखो यहाँ से भी जल अलग हो जाता है। ठीक, बाकी आपका CH3 इसी तरह से ये अलग हो जाएगा। ठीक, और बाकी CH3O CH3 बचेगा, इसका भी नाम है डाई, देखो 2 है मेथिल इसलिए डाई मेथिल ईथर। ठीक, ये आपका ईथर है तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इन 3 तरह से देख लीजिए, यहाँ पर 3 तरह से ये निर्जलीकरण कर रहा है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का 3 प्रकार से हमने आपको बताया कि इसका निर्जलीकरण हो रहा है। ठीक, तो आई होप आप इसका निर्जलीकरण समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला रासायनिक गुण बताता हूँ। तो देखो अगला जो रासायनिक गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट को समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है एल्डिहाइडों से क्रिया। अगला है आपका एल्डिहाइडों से क्रिया, यानी कि मिथिल अल्कोहल एल्डिहाइड से किस प्रकार से क्रिया करता है और क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये चीज समझिए। ठीक, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। ठीक, इसके साथ में मिथिलल बनाता है, यानी एल्डिहाइड में क्या होता है, जब एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है, एल्डिहाइड में जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटिल्डिहाइड हो गया। ठीक, तो कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो। तो एल्डिहाइड में मैंने ले लिया, तो एल्डिहाइड में मान लिया मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक,
तो फिर एल्डिहाइड में आप एसिटिल्डिहाइड भी ले सकते हो, तो कोई भी एल्डिहाइड हो कुल मिलाकर, ठीक। जैसे कि एल्किल होता है, एल्किल में मेथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है। उसी तरह से जब आप एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेंगे, तो मैंने मान लिया फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, उसके जब यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के जब साथ क्रिया करता है तो ये मेथिलल बनाता है, ठीक। कैसे बनाता है चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCH, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 H है, तो इसको आपको अच्छे से रिएक्शन समझाने के लिए या समझने के लिए मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ CH2, क्योंकि H देखो 2 है और एक O लगा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। ये भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड ही है, ठीक। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका है हम ऐसे आपको लिखकर समझा रहे हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले लेंगे मेथिल अल्कोहल, क्योंकि हम रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं, मेथिल अल्कोहल की। तो मेथिल अल्कोहल जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, इसको समझिए। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने दोनों बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, ऑक्सीजन अपना दोनों बॉन्ड यहाँ से तोड़कर बाहर हो जाता है, ठीक, अलग हो जाता है इससे, ठीक। जब ये इसका दोनों बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाएगा तो देखो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, CH2 भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। तो जब ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो ऑक्सीजन के पास 2 स्थान खाली हो चुके हैं जुड़ने के लिए, ठीक। और CH2 के पास भी 2 स्थान खाली हो चुके हैं जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है और यहाँ से ये जो H है ये भी अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है। तो इस ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए एक स्थान खाली है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H अपना बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक। तो ये H ये O जल बना लेता है, यानी ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक। जब आपस में क्रिया कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर एक H एक O ये जल बना लेता है। लेकिन अब देखो अगर एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्योंकि इसकी एक वैलेंसी भी और खाली है, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी और खाली है, ठीक। अभी एक ही H जुड़ा है तो हम एक H और जोड़ दे रहे हैं, ठीक। ये बन जाएगा जल, ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा हो चुका है, ठीक। तो देखो अब देखो यहाँ पर आप दिमाग ये ना लगाना कि ये देखो अभी हमने क्या बताया आपको, H ये होता है आपका ईथर, ये नहीं होता ईथर आपका। जब दोनों तरफ एल्किल हो तभी वो ईथर होता है, नहीं आप इसको ईथर समझ बैठो, ये ईथर नहीं है, ठीक। ये एल्किल जब O के दोनों तरफ एल्किल जुड़े हो, एल्किल मीन्स मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी हो, कुल मिलाकर आपके दोनों तरफ एल्किल होंगे तभी आप उसको ईथर नाम देना, ठीक। ये जल है आपका, ठीक, H2O। अब देखो अब यहाँ पर ये हट चुका है, ये हट चुका है, यहाँ पर CH2 के भी डबल बॉन्ड यानी टूट चुके हैं, तो यानी इसके स्थान पर CH2 के स्थान पर 2 बॉन्ड खाली हो चुके हैं, ठीक, जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसके 2 स्थान जब खाली हो चुके हैं, इस तरह से 2 स्थान इसके खाली हो चुके हैं जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है CH3, तो CH3O, ठीक, ये आपका मेथॉक्साइड है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आकर यहाँ पर O और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, ठीक। तो CH3 इधर भी इसी तरह से हो जाएगा OCH3, ठीक। तो अब इसको यहाँ पर देखो इसके 2 अणु हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और उसके बाद ब्रैकेट लगाकर हम लिख सकते हैं CH3O का होल ट्वाइज, प्लस में इस जल को आप अच्छे से लिख दीजिए H2O, ठीक। तो ये आप समझ गए ना, इस तरह से आपको ये रिएक्शन करना था। अब आप इसको समझ गए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये आपको हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर CH3 या मिथिल अल्कोहल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये क्या आपका है मेथिलल, इसको बोलते हैं मेथिलल, ठीक। ये मिथिलल का सूत्र है, ठीक। और ये आपका जल है। तो किस तरह से इसने रिएक्शन किया है हमने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, ये CH2 है वो,
ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो ये CH2O था, तो ये CH2 3 कहाँ से आपने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये CH2O है, तो इसको आप CH2O बना लेना। ठीक, तो आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो देखो जितने भी इसमें रासायनिक गुण थे, यानी मेथिल अल्कोहल के जितने भी रासायनिक गुण थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका उपयोग, यानी मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण आप पढ़ चुके हैं, भौतिक गुण सब आप पढ़ चुके हैं। अब बचा आपका इसका उपयोग, यानी मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ पर करते हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए। देखो एक चीज मैं आपके नॉलेज के लिए और बताता हूँ। देखो क्या होता है, आपके एग्जाम में ये नहीं अक्सर पूछेगा कि आप बताइए मेथिल अल्कोहल जैसे है तो इसका आप हमें रासायनिक गुण बताइए। ऐसा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे इस तरह से पूछेगा क्या होता है जब आप मेथिल अल्कोहल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, या तो आपको इस तरह से रिएक्शन बताना होगा और बताना होगा कि मिथिलल बनता है, फिर आपको ये रिएक्शन बता देना होगा। ठीक, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछेगा, या फिर पूछ लेगा कि मेथिल अल्कोहल से आप मिथिलल कैसे बनाएंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस तरह से रासायनिक गुण जो होते हैं इस तरह से पेपर में यानी एग्जाम में आपके यूज होते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद चलिए उपयोग में आपको बताता हूँ। तो देखो उपयोग में सबसे पहला इसका उपयोग होता है पेंट वार्निश आदि बनाने में। देखो जो पेंट आपका बनाया जाता है उसमें भी मेथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। वार्निश वार्निश होता है ना, वो पेंट को, वो होता नहीं जब आपका पेंट नहीं छूटता है तो उसको यानी कि उसको रिमूव करने के लिए, पेंट रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ना, तो पेंट वार्निश आदि बनाने में। ठीक, और गैसोलीन, गैसोलीन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल में भी मेथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, तो गैसोलीन मतलब होता है पेट्रोल, तो पेट्रोल में भी भैया मेथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक, और उसके बाद होता है विकृति कारक स्पिरिट के निर्माण में। विकृति कारक स्पिरिट के निर्माण में इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखो आपका जो शराब होता है उसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक, आपका मेथिल अल्कोहल ये आपका पीने वाला शराब नहीं होता है। ठीक, ये जहरीला होता है। ठीक, क्या मेथिल अल्कोहल, और जो एथिल अल्कोहल होता है इसके जस्ट बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक, फिर उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपको पता होगा। ठीक, अब देखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, जो आप पीते हो शराब ना, वही शराब आपका एथिल अल्कोहल होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल उसी को बोलते हैं। ठीक, अब पीने वाला जब एथिल अल्कोहल जो बनता है तो वहां पर बनाने वाले जो वर्कर होते हैं वो एथिल अल्कोहल को पूरा पूरा पी ना जाए, इसलिए उसमें क्या करते हैं 5% मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। ठीक, तो विकृति कारक स्पिरिट का निर्माण के मतलब हुआ कि जो आपके जो वहां पर वर्कर होते हैं बनाने वाले, जैसे एथिल अल्कोहल कंपनी में जो होते हैं, ठीक, जहां पर आपका एथिल अल्कोहल बन रहा है कहीं पर भी, तो वहां पर 5% मेथिल अल्कोहल बना लेते हैं। नहीं तो वो वर्कर क्या करेंगे, बनाते जाएंगे पीते जाएंगे, बनाते जाएंगे पीते जाएंगे, और पी पी कर वहां पर पड़े रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए उसको जहरीला थोड़ा से बनाने के लिए उसमें 5% मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, और बता भी देते हैं कि उसमें 5% मेथिल अल्कोहल है, जो कि बहुत विषैला है। ठीक, उसका सब बता देते हैं ताकि वो लोग इसको पूरा पूरा ना पिए। ठीक, ताकि वो लोग पिए, थोड़ा बहुत पिए लेकिन पूरा ना पिए। ठीक, तो इसलिए एथिल अल्कोहल में 5% मेथिल अल्कोहल बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं, यानी कि वो जो यानी कि स्पिरिट में उस जो यानी कि आपका एथिल अल्कोहल होता है उसमें जो 5% मिला देते हैं वही स्पिरिट आपका विकृति कारक स्पिरिट कहलाता है। ठीक, तो वही है। ठीक, समझ गए ना आप, तो ये इसके 3 उपयोग थे, आप इनको समझ गए ना। अब इसके बाद ये जो आपका मेथिल अल्कोहल है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक, आपने इसका भौतिक गुण पढ़ा, मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ा, औद्योगिक निर्माण पढ़ा, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ा, भौतिक गुण पढ़ा आपने। ठीक, अब आपने उपयोग भी पढ़ लिया, तो ये पूरा मेथिल अल्कोहल जो आपका समाप्त हो चुका है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, और इसका उपयोग क्या है। ठीक, उसके बाद ये आपका जो अल्कोहल वाला चैप्टर है, अल्कोहल वाला चैप्टर का मतलब होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो यहाँ पर अल्कोहल वाला जो पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर अलग अलग स्टडी करेंगे, पहले अल्कोहल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, फिर फिनॉल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आप ईथर के बारे में पूरी स्टडी करेंगे यानी डिटेल से। ठीक, तो
अब यहाँ पर आपने अल्कोहल वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल के बाद, ठीक। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे एथिल अल्कोहल के बारे में, ठीक, जो कि अगले वीडियो में होगा, ठीक। तो आई होप आप ये सब मेथिल अल्कोहल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी समझ गए होंगे। अब देखो, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इतना ज़्यादा शेयर करें हर स्टूडेंट के पास ये मैसेज पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देखकर केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाए, ठीक। तो आप लोग शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, ठीक। तो देखिए, शेयर करना ज़रूरी है, तभी तो आप लोगों के फ्रेंड के पास ये वीडियो जाएगा, ठीक। तो और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।